महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज बुधवार है और बुधवार का जो हमारा सेशन होता है वो नेचुरोपैथी का होता है। और जिसको लेने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर संतोष कुमार पांडे सर अवेलेबल है। तो अब मैं आप सबके सहयोग से इनवाइट करना चाहूंगा आज के को होस्ट डॉक्टर संतोष कुमार पांडे सर को। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर, नमस्कार। नमस्कार सभी साथियों को। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और नमस्कार। आज शिवरात्रि है तो वाराणसी में हमारे इसका विशेष प्रायोजन होता है। आज सारा कुंभ एक तरफ से मुड़ करके वाराणसी आ जाता है। खास तौर से नागा साधुओं का बहुत बड़ा जमावड़ा वाराणसी में होता है। तो इस अद्भुत जो यहाँ पे आज होने वाला है वाराणसी में, बेहतर है कि आप लोग भी उसका अवलोकन मीडिया चैनलों के माध्यम से करें। आज का शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य को लेकर के, प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर के। तो बहुत से टॉपिक हैं जिन पे चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे अछूते पहलू आ जाते हैं जिनसे हम लोगों का रोजाना सामना होता है। और उसके विषय में नाम तो हम लोगों ने सुन रखा है, लेकिन उस पे जो है कि विशेष चर्चा नहीं हो पाती, बातचीत नहीं हो पाती। जैसे विभिन्न परीक्षणों में मैंने नेचुरोथेरेपी के तो बहुत सारी विधियां आप लोगों को बताई कि प्राकृतिक चिकित्सा में इस तरीके की जांच होती है, ऐसे ऐसे जांच करना है। आंख से आंखों की जांच, आपके चेहरे को देख करके जांच, आपके बॉडी का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका वाणी, विभिन्न तरीके के अलग अलग। अब थोड़ा सा ध्यान आप लोगों का ले जाना चाहूंगा जो हमारे आजकल के उन्नत जांच हो रहे हैं। उन्नत जांचों में ढेर सारे जांच हैं जिनका नाम तो आपने आए दिन सुना है, लेकिन वास्तविकता में ये जांच क्या होती है, कैसे होती है, और हम इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं या इन रिपोर्टों को हम कैसे देख सकते हैं। तो आज का जो क्लास है वो इसी तरफ होगा। तो एक एक जांच का आप चाहे तो नाम लिख सकते हैं और कुछ बेसिक उसके विषय में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। तो पहला जांच है एंजियोग्राफी। ज्यादातर लोगों को आपने सुना होगा, हम लोग के कैंपों में भी लोग आते हैं कि हमने एंजियोग्राफी कराई थी। तो थोड़ा सा एंजियोग्राफी के विषय में जानते हैं कि एंजियोग्राफी क्या होती है। क्योंकि हम प्राकृतिक चिकित्सक तो हैं, लेकिन कभी कभी जब पेशेंट रिपोर्ट लेकर के आता है तो देखना आपको भी पड़ता है। और आपको अगर इसके बेसिस नहीं पता होंगे तो फिर आपके लिए निराशा की स्थिति होगी। तो बेहतर है जिस भी विधा में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं करते रहें। प्राकृतिक चिकित्सा सबसे सर्वश्रेष्ठ विधा, जहां पे किसी के लिए ना नहीं है। हर कंडीशन में हम पेशेंट को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हैं, सही मार्गदर्शन देते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। तो पेशेंट के लिए भी ये बड़ा संतोषजनक होता है कि कम से कम हम सर को रिपोर्ट दिखा रहे हैं तो शायद वो मेरी रिपोर्ट को देख करके कुछ सही बता पाए। तो एंजियोग्राफी जो होता है वो हृदय की जो कंट्रास्ट होती है, एक तरह से हृदय की धमनियों के जो कंट्रास्ट होते हैं उसका जो है कि इसमें हृदय की धमनियों के कॉन्ट्रास्ट में इसको प्रवेश कराया जाता है तथा स्कैन से हृदय तथा उसकी जो धमनियां उसको देखा जाता है। ठीक है। अच्छा, इन धमनियों से क्या क्या चीजें निकल के आती हैं कि क्या धमनियों में कोई रुकावट है, और रुकावट है तो वो धमनी में किस जगह पे रुकावट है, और रुकावट का प्रतिशत क्या है। तो ये एंजियोग्राफी से पता चलता है। जो आपके हृदय की धमनियां हैं, हृदय की धमनियों में कहाँ रुकावट है, कितनी रुकावट है, ठीक है, ये सारी चीजों का पता एंजियोग्राफी के द्वारा किया जाता है। तो एंजियोग्राफी रिपोर्ट अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप देखना भी सीख जाएंगे। एंजियोग्राफी के बाद एक जांच आती है, उसको बोलते हैं आर्थोग्राफी। आर्थ्रोग्राफी, श्लेषक संधि भी जिसको बोलते हैं, श्लेषक संधि। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें श्लेषक संधि में जो सोवेरियल जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स के कंट्रेस्ट में प्रवेश करा के एक एक्सरे लिया जाता है। होता है ना, जॉइंट्स का जो एक्सरे होता है आर्थोग्राफी में उसको लेते हैं। तो इससे क्या पता चलता है आर्थोग्राफी से कि जो संधि है, जो जॉइंट्स हैं, है ना, वो किस लेवल का जुड़ा हुआ है, जो पेशीय बंध है, जो अस्थित तंतु एक दूसरे से जुड़े हैं, कहीं उनमें कोई असामान्यता तो नहीं है। क्योंकि जब होता है ना, पेन बहुत ज्यादा हो रहा होता है तो आर्थोग्राफी लिखी जाती है कि आर्थोग्राफी टेस्ट करा लीजिए। अब आर्थोग्राफी कराने पे क्या पता चलेगा, जो मांसपेशियों के ऊतक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो जॉइंट्स एक दूसरे पे हैं, जो उसका बंध है वो किस तरीके से का है।
ये किससे निकल करके आएगा? आर्थोग्राफी से। 1 मिनट के लिए थोड़ा सा रुकेंगे, कोई ऑनलाइन ही मुझे कॉल कर रहा है जिससे क्लासेस डिस्टर्ब होगी, तो इन्हें मना करता हूँ महाशय को। यस, ठीक है। तो चलिए, आर्थोग्राफी क्लियर हो गई आपको। अब बढ़ते हैं बायोप्सी। नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, बायोप्सी जांच हो गई है मेरी। तो बायोप्सी क्या होती है? बायोप्सी में ऊतक को सूक्ष्म जांच के लिए निकालना। जो हमारे पेशी होते हैं, जो मांस का टुकड़ा होता है, उसको सूक्ष्म जांच के लिए निकाला जाता है। और यह एक शल्य क्रिया होती है, मतलब काटा जाता है उसको। कैसे शल्य क्रिया की जाती? सिरिंज से। सिरिंज लेते हैं कहीं भी जहां पे कैंसर का डाउट होता है किसी भी शरीर के आर्गन में, तो उसको सिरिंज से वहां का हल्का सा ऊतक निकाल लेते हैं। और उस जो जो छोटा सा टुकड़ा निकलता है, इस टुकड़े से की बायोप्सी होती है और उससे कैंसर के ऊतकों का पता लगाया जाता है। तो इससे बायोप्सी का पता चलता है। हालांकि कैंसर के लिए ढेर सारी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। जो बायोप्सी रिपोर्ट देखेंगे तो जितने भी कैंसर के अलग अलग टर्म्स हैं वो उसमें लिखे रहते हैं। ठीक, तो बायोप्सी जांच हो गई। चौथे जांच पे आते हैं, रक्त संवर्धन जिसको बोलते हैं। जी, या हम आसानी से समझ सकते हैं, आजकल अंग्रेजी ज्यादा समझ में आती है, ब्लड की कल्चरल जांच। तो कल्चर जांच में क्या होता है? अब कल्चर जांच में आपके रक्त को निकाला जाता है और निकाल करके ले जा करके ब्लड रक्तशाला जो शोधन होती है उसकी, रक्त की, उसमें देखा जा सकता है कि रक्त में बैक्टीरिया बढ़े हैं या नहीं। और बैक्टीरिया है तो किस तरह के बैक्टीरिया हैं, और कौन सा जीवाणु नाशक औषधि इस पे काम करेगा, ये उनके टर्म्स होते हैं। तो जिससे वो एग्जैक्ट आपकी रक्त जांच से पता लगा लेंगे कि आपके रक्त में यह चीज पाया गया है, और अगर ये चीज पाया जाता है तो इस पे इस केमिकल वाली दवाइयां असर करेंगी, है ना। जैसे डेंगू, मलेरिया, ये सब टाइफाइड ये होता है ना, तो उनके लिए अलग अलग विधा है। हमारे आपके लिए केवल तुलसी का पत्ता और गोल मिर्च और गुड़ मिला के काढ़ा बनाइए, सारे वायरस की एक दवा। ठीक, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी के रिपोर्ट में आया है तो फिर आपको देना क्या है। चलिए, पांचवा है बोन डेंसिटी मीटर। बोन डेंसिटोमीटर बोलते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है? बोन का मतलब तो आपने समझ गया कि हड्डियों की बात हो रही है। तो जो हड्डियों के खनिज लवण है, खनिज तत्व हैं, उसका पता लगाया जाता है। अच्छा, इसका पता क्यों लगाते हैं? ऐसा तो नहीं हड्डियां बहुत कमजोर हैं, हड्डियां टूट सकती हैं। ठीक, तो इसका अनुमान लगाने के लिए इसका जांच कराया जाता है, जिसको बोन डेंसिटी मीटर जांच बोलते हैं। जिससे उस हड्डी के टूटने के खतरे का अनुमान पहले से लग जाता है कि हड्डियां कितनी मजबूत हैं। कभी कभी डॉक्टर जांच करने के बाद बोलते हैं ना कि भाई हैवी काम नहीं करना है, बोझा नहीं उठाना है, झुकना नहीं है, क्योंकि जांच ये बताता है कि ये आर्गन कमजोर है और इस आर्गन पे प्रेशर पड़ने पे दिक्कत हो सकती है। हमें आपको भी जानना जरूरी है। हालांकि प्राकृतिक चिकित्सा में तो भोजन पानी के द्वारा किसी भी चीज को सही करने की सामर्थ्यता है आप लोगों में, लेकिन फिर भी किसी भी जो जांच की पद्धति है या जांच की रिपोर्ट आई है तो उसको देख करके आप और बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। अगली जांच है 6 नंबर की, बोन मैरो जांच। बोन मैरो की जांच। तो बोन मैरो में क्या होता है? आप लोग भी जानते हैं, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा बोलते हैं ना, बोन मैरो। तो इस जांच के लिए छाती या किसी भी अन्य हड्डी के भीतर, चूंकि बोन मैरो तो बोन के भीतर ही मिलेगा, तो वहां से उसको सुई द्वारा निकालते हैं। और इस जो बोन मैरो है, ये बोन मज्जा है, इससे पता चलता है कि आपके शरीर में रक्त बनाने की कैपेसिटी किस लेवल की है। ठीक, रक्त बनने की सही अवस्था का पता चलता है, और इससे ये भी पता चलता है कि आपका शरीर कितना कारगर है, क्योंकि रक्त यहीं से बनता है। रक्त बनेगा तभी आपके शरीर में सही संचरण होगा, और इसके द्वारा भी कई जो असामान्य ऊतक हैं आपके शरीर में उसका पता लगाया जाता है। तो असामान्य ऊतक कैसे पता चलेगा? बोन मैरो की जांच से पता चलेगा। ठीक, अब एक और भी बोन की जांच आती है, उसको 7वां जांच लिख सकते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। जांच से स्पष्ट है कि अब हड्डियों में
जो मिनरल्स पाए जाते हैं उसकी जो खनिज मात्रा की कार्य क्षमता कितनी, किस लेवल पे क्या खनिज तत्व है, क्या एग्जैक्ट होना चाहिए, इसका पता लगाया जाता है कि बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, इसमें आपकी हड्डियों के औसत खनिज तत्व का पता लगाया जाता है। अच्छा, ये कम और ज्यादा दोनों हो सकता है। हड्डियां मतलब अगर मिनरल्स कम है तो फिर मिनरल्स आपको अलग से दिया जाता है, असंतुलित है तो उसको संतुलित किया जाता है। इससे भी बहुत सारे रोग, जिसमें कि आप बोल सकते हैं कि श्वास की नली या तपेदिक ट्यूमर, इन सारे गंभीर रोगों का पता इससे चलता है, बोन डेंसिटी टेस्ट से चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वीं 9वीं जांच आपकी, आपके अगले जांच की तरफ बढ़ते हैं। अगला जांच है आपका ईएमजी। ईएमजी ईएमजी में होता है आपका, इसमें संकुचन के दौरान, ईसीजी होती है इसी तरह से ईएमजी भी होती है। तो इसमें संकुचन के दौरान मांसपेशियों की जो इलेक्ट्रॉनिक क्रियाकलाप के द्वारा अध्ययन किया जाता है, जिसमें जो मांस होती है उसके परिसंचरण तंत्रिकाओं, मेरुरज्जु पर क्या उसका असर पड़ रहा है संकुचन और प्रसारण का। तो ये इलेक्ट्रोमायोग्राफी ईएमजी बोलते हैं, इससे किया जाता है। चलिए अगली जांच है ब्रोनकोस्कोपी। ब्रोनकोस्कोपी ब्रोनकोस्कोपी की जांच। ब्रोनकोस्कोपी जांच क्यों कराई जाती है? ब्रोनकोस्कोपी, जैसे ब्रांकाइटिस बोलते हैं ना, ब्रांकाइटिस का लेना देना किससे होता है? श्वसन तंत्र से होता है। तो श्वसन तंत्र से संबंधित जांच इसके द्वारा कराई जाती है, जिसमें ब्रोनकोस्कोपी द्वारा जो श्वसन नली है उसकी जांच कराई जाती है, ताकि आपके दमा, तपेदिक, ट्यूमर आदि का इससे पता चलता है। अगली जांच है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी, तो कोलोन से पता चल गया हमारे कोलोन की जांच होने जा रही है। अब अक्सर कोलोन जब जाम रहता है तो शरीर में ढेर सारे रोग पैदा होते हैं। तो कोलोनोस्कोपी द्वारा कोलोन की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाता है। और अगर ज्यादा कचरा, गंभीर कोई समस्या है तो पहले तो कोलोन थेरेपी द्वारा ही सही कर दिया जाता है, लेकिन गंभीर होने की स्थिति में आप एक अगर प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में देखें तो बेहतरीन डाइट चार्ट से कोलोन को संधान किया जा सकता है, सही किया जा सकता है। ठीक, अब एक आता है कोलो, जैसे कोलोनोस्कोपी लिख लिया तो कोलपोस्कोपी ये जांच हमारी माताओं बहनों के लिए होता है। कोलोनोस्कोपी अलग जांच है, और कोलपोस्कोपी अलग जांच है। तो कोलपोस्कोपी क्या होता है? ये ज्यादातर योनि मार्ग या जो गर्भाशय होता है उसकी जांच होती है इसमें। तो कोलोस्कोप द्वारा देख करके जो ग्रीवा मतलब होता है कि इंटरनल कैंसर होता है उसकी जांच के लिए कराया जाता है। ये जांच विशेष तौर से केवल माताओं बहनों का ही होता है। सीटी स्कैन आजकल बहुत प्रचलित है। सर मैंने सीटी स्कैन रिपोर्ट भेज दी है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो सीटी स्कैन, अब सीटी स्कैन क्या है कि हल्के एक्सरे एवं कंप्यूटर, हल्के एक्सरे जो कंप्यूटराइज तरीके से लिए जा रहे हैं उसमें और थोड़ा सा डीप एक्सरे का एक लेटेस्ट और हाईएस्ट वर्जन है एक तरह से। तो इसमें क्या होता है, दिमाग का, हृदय का, गुर्दे का, जिगर का, ठीक है, हड्डियों का इत्यादि रोगों के लिए भी सीटी स्कैन कराया जाता है। अब आते हैं डायलिसिस। बहुधा लोग आप में से परिचित होंगे डायलिसिस को लेकर के। तो डायलिसिस जांच भी होती है, और डायलिसिस से एक चीज और होता है जिसको बोलते हैं डायलिसिस कराया जाया है, मेरा डायलिसिस पे हो गया हूं, डायलिसिस चल रहा है। तो अब ये जान लीजिए कि आपके जो गुर्दे हैं, डायलिसिस से एक्चुअली में गुर्दे का संधान होता है, सफाई होती है। 1/6 भाग अगर गुर्दे का काम कर रहा है तब भी आपको पता नहीं चलता है। गुर्दा जब ज्यादा खराब हो जाता है, एकदम डैमेज की स्थिति में पहुंचता है, तब पता चलता है कि गुर्दा डैमेज हो गया। तो एक तरह से जो डायलिसिस होता है यह शरीर से विजातीय पदार्थों को बाहर करने का काम करता है। तो यह एक विशेष मशीनरी होती है जो आपके शरीर के ब्लड को फिल्टराइज करती है, जिससे आपके शरीर के विजातीय पदार्थ बाहर निकल जाएं। चलिए अगली जांच है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी।
यह एक ऐसी मशीन है, यह एक ऐसा तंत्र है जिसमें हृदय रोग में आपके जो इलेक्ट्रॉनिक बदलाव का पता लगाया जाता है, क्योंकि हमारा शरीर भी तो एक इलेक्ट्रिक उस पे चल रहा है, एक विद्युत ऊर्जा पे चल रहा है। तो ईईजी से एक विशेष फिल्मांकन जिसमें होता है ना, वो आड़ी तिरछी रेखा चल रही होती है, तो ईईजी से ईसीजी से आपके शरीर के इलेक्ट्रोमैग्नेट का जांच किया जाता है, जिससे आपके शरीर की स्थिति, इलेक्ट्रॉन का पता लगाया जा सकता है। चलिए, इकोकार्डियोग्राफी, ये बड़े नजदीक है, ईसीजी, ईईजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, लेकिन सबके तरीके अलग हैं, इनका मीन्स अलग है और अलग अलग तरीके से कराया जाता है। तो इकोकार्डियोग्राफी क्या होता है, इसमें हृदय के आकार, रक्त की गति की जांच की जाती है। मतलब ऐसा तो नहीं हृदय आपका बड़ा हो गया, छोटा हो गया, संकुचित हो गया, कोई वाल्व सिकुड़ गया, तो इसके लिए इकोकार्डियोग्राफी कराई जाती है। ठीक, इससे वाल्वों की खराबी और हृदय की गति का एक्चुअल पता चल पाता है। अच्छा, इससे हार्ट अटैक का पूर्व अनुमान भी लगाया जाता है इकोकार्डियोग्राफी से। अब पंप सही से काम नहीं कर रहा है, वाल्व सही से काम नहीं कर रहा है, तो पहले अगर ऐसा अंदेशा लग गया तो पूर्व में ट्रीटमेंट दे करके ऐसे लोगों को कार्डियक अटैक न आए, इसका पता किया जा सकता है। चलिए, ईसीजी आपने जान लिया, इको जान लिया, अब आते हैं ईईजी। ईईजी, अब ईईजी से दिमाग में जो इलेक्ट्रॉनिक आपकी गतिशीलता होती है उसका पता लगाया जाता है ईईजी से। अच्छा, एचआईवी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एचआईवी जांच, एचआईवी जांच, एचआईवी जांच। एक्चुअली में एचआईवी में एलिसा टेस्ट होता है, एलिसा, ELISA, एलिसा टेस्ट बोला जाता है। और ये एलिसा टेस्ट से ही आपके एचआईवी संक्रमण का पता चलता है। एलिसा टेस्ट से एचआईवी संक्रमण का पता चलता है। चलिए, अगली जांच है इंडोस्कोपी। अब जो इंडोस्कोपी होती है, इसके द्वारा शरीर के अंगों का खोह, खोह मतलब लुक लाइक अ गुफा, है ना, कि प्रकृति, शरीर के जो छिद्र छिद्र होते हैं इंटरनल, ठीक है, उसका अध्ययन किया जाता है। लुक लाइक एक गुफा में कैमरा भेजा जाता है और वो सारी गुफा की स्थिति कहां पे क्या है वो सब पता करता है। जो उसकी संकुचन प्रसारण कैविटी है आपके ऑर्गन की, उसको पता करता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एंडोस्कोपी। एक जांच और आती, ERG। ERG, इलेक्ट्रो रेटिनोग्राम, इसकी जांच होती है आंख के लिए, क्योंकि ये दृष्टि पटल के जांच के लिए उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद एक जांच आती है, इसका नाम है IQ। IQ, इंटेलिजेंट कोसेंट, IQ टेस्ट। इससे व्यक्ति की शारीरिक अवस्था और मानसिक उम्र का पता किया जाता है। खासतौर से अब IQ की समस्याएं जब बच्चों में होती है, बच्चों का ब्रेन उनके शरीर के हिसाब से कम डेवलप होता है, तो उस समय IQ जांच की जाती है। हालांकि ये सबका अलग अलग हो सकता है, हमारा आपका भी अलग अलग लेवल का हो सकता है, कि फिजिकल उम्र और आपकी मानसिक उम्र एक बराबर है, इसकी जांच के लिए IQ का, इंटेलिजेंट क्वेश्चन का प्रयोग किया जाता है। लेप्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, इससे पित्ताशय का, गर्भाशय का, डिंब वाहिनियों का, डिंब ग्रंथियों का देखा जाता है। लेप्रोस्कोपी की जांच द्वारा, फिर से जान लीजिए, पित्ताशय, गर्भाशय, डिंब वाहिनियां, डिंब ग्रंथियां इत्यादि देखी जा सकती हैं, इनकी अवस्था का पता किया जा सकता है। अगली जांच है मेमोग्राफी। मेमोग्राफी में खास तौर से ये माताओं बहनों का होता है, इसमें आपके ब्रेस्ट की जांच की जाती है मेमोग्राफी के द्वारा। आज जांच के विषय में आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि अगर ये चीजें आपको पता रहेंगी और कोई पेशेंट रिपोर्ट भेजता है, सर मेरी मेमोग्राफी की रिपोर्ट है, तो आप माथा नहीं पकड़ेंगे मेमोग्राफी क्या होता है। आपको पता होगा मेमोग्राफी है, तो अच्छा इस रोग का
लक्षण हमें दिख रहा है तो उसके हिसाब से जांच करनी है, फिर इसी के हिसाब से आप अपनी क्लेंजिंग थेरेपी सजेस्ट करेंगे। आता चलिए नेक्स्ट जांच की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जांच है आपका मेंटाक्स टेस्ट। मेंटाक्स टेस्ट, ठीक। अब ये तपेदिक के लिए बेसिक तौर पे किया जाता है। इसमें होता क्या मेंटाक्स में कि ऊपरी भुजा पे टीका लगा करके, होता नहीं, यहाँ वाले हिस्से पे टीका लगाया जाता है, और टीका लगाने के बाद 72 घंटे बाद इसकी पुनः परीक्षण की जाती है कि टीका वाला स्थान अगर लाल है, सघन हो गया है, गांठ टाइप का पड़ गया है, तो इसका मतलब तपेदिक की स्थिति है। तो ये मेंटाक्स टेस्ट होता है। MRI ये भी बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं कि प्रचलित जांचों में से एक है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। इसमें क्या होता है, यह तकनीकी केंद्रीय स्नायु, मांसपेशी, अस्थि संस्थान और ऊतकों की फिल्म लेने के लिए किया जाता है, और आजकल यह सबसे उपयोगी जांच में से एक है, क्योंकि इसमें मांसपेशी आपकी, अस्थि, ठीक है, ऊतक, इन सब की जांच एक साथ निकल करके आ जाती है MRI के द्वारा। तो गंभीर रोगों में इसकी जांच कराई जाती है। पेट स्कैन, पेट स्कैन, PET, पेट का मतलब होता है पोस्टिंग इमेजिनेशन टोमोग्राफी स्कैन, पेट स्कैन इसको बोलते हैं पूरे को। इसमें कैंसर एवं उसके फैलाव का पता लगाया जा सकता है, और जिससे किस लेवल के कैंसर को कवर अप किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसका पता लगाया जाता है, तब कराया जाता है पेट स्कैन, ठीक। अच्छा, इसमें कुछ जांच ऐसे हैं जो उपचारात्मक भी हैं, मतलब उस, जैसे मैंने एक बताया ना कि आपको कोलोन वाला हो रहा है, तो उसमें जांच भी होती है और उसके बाद लगे हाथ ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। इसी तरीके से आपका जो रेडिएशन है, रेडिएशन भी क्या है, जांच की प्रक्रिया है, लेकिन इसमें जांच और ट्रीटमेंट दोनों जाता है। चलिए अब अगला जांच है रेडिएशन। रेडिएशन थेरेपी की जाती है कैंसर में, तो इसमें रेडिएशन थेरेपी में क्या दिया जाता है, आयोनाइजिंग किरणों, आयोनाइजिंग किरणों का परीक्षण एवं उपचारात्मक प्रयोग सीधे कर दिया जाता है। तो एक तरह से परीक्षण भी हो रहा है कैंसर सेल पे, और उसका सीधे उपयोग भी कर दिया जा रहा है। किसी का माइक ऑन है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी इसका प्रयोग शरीर के विभिन्न अंगों का आकार, रचना, स्थिति, गड़बड़ी आदि की जानकारी के लिए किया जाता है। रेडियोग्राफी। इसके अलावा है अगला टार्निक्विक, टार्निक्वेट टेस्ट, टार्निक्वेट टेस्ट। तो टार्निक्वेट टेस्ट में क्या कराया जाता है यह डेंगू के लिए, विशेष तौर से डेंगू के लिए सिस्टोलिक एवं डायसिस्टोलिक रक्तचाप के जो पॉइंट्स का अंतर है, इसको जानने के लिए टार्निक्वेट टेस्ट कराया जाता है। एक और अभी जांच काफी प्रचलित हो गया है, TMT, ट्रेडमिल टेस्ट। यह हार्ट के लिए, कार्डियो के लिए कराया जाता है। लोगों को ट्रेडमिल पे चलाया जाता है और उस दौरान उनके हृदय का स्पंदन, एक्सरसाइज के द्वारा उनके बॉडी में क्या क्रियाशीलता हो रही है, खासतौर से हार्ट के पेशेंट के लिए, BP के पेशेंट के लिए विशेषतया रिकमेंडेड होता है TMT टेस्ट। T का मतलब होगा ट्रेडमिल टेस्ट, खड़े होकर चलते रहेंगे, जांच होती रहेगी। टीबी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ट्यूबरोकुलिन स्किन टेस्ट। टीबी की जांच के अलावा एक और भी जांच होता है जिसको ट्यूबरोकुलिन स्किन टेस्ट। इस टेस्ट के द्वारा शरीर में जो तपेदिक है, संक्रमण है, उसकी मौजूदगी देखी जाती है, और ये पॉजिटिव टेस्ट का मतलब कि रोगी अपने जीवन में कभी भी संक्रमित हुआ है इस तरह की बीमारी से, और निगेटिव है तो इसका मतलब कभी भी इस तरह की बीमारी इनके शरीर में सक्रिय नहीं हुई है। अब सोचिए जांच किस लेवल पे स्टैंडर्ड हो चुकी है
कि पूरे जीवन काल में अगर एक बार भी आपके शरीर में ऐसा वायरस रहा तो पूरे जीवन काल में एक बार भी जांच होगी तो पता चल जाएगा कि कभी रहा है आपके शरीर में। ट्यूबरोकुलिन स्किन टेस्ट। चलिए अगली जांच है अल्ट्रासोनोग्राफी। ये जांच भी बहुधा प्रचलित है। ठीक, इस जांच में क्या होता है, अल्ट्रासोनिक में ज्यादातर जब गर्भाशय में बच्चे होते हैं तो उनको देखने के लिए ये किया जाता है, जिससे उनके शरीर आंतरिक अंग, गुर्दे, उदर, इन सब चीजों का पता लगाया जाता है। हाथ पैर की सही स्थिति का पता लगाया जाता है कि सारे ऑर्गन सही सलामत हैं, बच्चा पेट में सुरक्षित है, कोई अंग उसके विक्षिप्त या समस्याग्रस्त तो नहीं है। इसके लिए अल्ट्रासोनोग्राफी कराई जाती है। अगला टेस्ट है VDRL टेस्ट। VDRL टेस्ट, इसमें केवल एक लाइन मैं आपको बताऊंगा। अगर ये किसी का VDRL टेस्ट है तो यह ज्यादातर यौन रोगों की स्थिति के लिए कराया जाता है। तो किसी का अगर VDRL टेस्ट है तो आप ये समझ जाइए कि उनकी कोई आंतरिक यौन रोग है जिसके लिए टेस्ट कराया जा रहा है। और टेस्ट रिपोर्ट देखने के बाद उसमें चूंकि कई अलग अलग गंभीर संगीन मामले रहते हैं तो वो देखा जा सकता है। अगला जांच है एक्सरे। ज्यादातर लोगों ने करा रखा होगा। एक्सरे में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से शरीर के किसी भी अंग का फिल्म निकाला जाता है, जिससे एक्चुअल में आपके हड्डियों की स्थिति का पता चलता है कि हड्डियां मतलब अपने सामान्य स्थिति में हैं, या जो फेफड़े की आपकी स्थिति है वो सामान्य स्थिति में है, रक्त नलिकाएं या उसके आसपास कोई तरल पदार्थ तो नहीं है। इन सब चीजों का पता लगाया जा सकता है। तो जितने भी ये विभिन्न तरीके के जांच होते हैं, इन सभी जांचों का मूल मकसद रोगों का पता लगाना और सही दिशा में ट्रीटमेंट देकर उन सभी रोगों को ठीक करना है। लेकिन इन सभी जांचों के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा। प्रयास यही करना है कि जो पहले की आपको मैंने जांच की विधियां बताई हैं, आपकी फिजिकल बॉडी का कैसे टेस्ट करना है, ठीक, आपके लक्षण से कैसे जानना है, नस नाड़ी से भी मैंने बताया कि इसकी गति को पकड़ के भी जांच किया जा सकता है, बॉडी टेम्परेचर से, आपके स्किन से, आपके बहुत सारे प्राकृतिक तरीके हैं जांच के। प्रयास करिए कि उन्हीं प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाए। हमें अपने से किसी को कोई इस तरह की जांच सजेस्ट नहीं करना है। कारण उसका, मैंने इतने जांच के नाम तो बताए, ये केवल बेसिक जानकारी के लिए आपको बताया, इसलिए कि कोई पेशेंट जांच की रिपोर्ट लेकर के आता है तो आप भी ये जानकारी रखें कि आप उस रिपोर्ट को देख पाएं और उस रिपोर्ट से ये समझ पाएं कि अच्छा रिपोर्ट का नाम ये है तो इसमें ये चीजें देखी जाती हैं। अभी बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट हैं जिनके विषय में मैंने आपसे चर्चा नहीं की है, ऐसे, क्योंकि जैसे जैसे मशीनरी और चीजें डेवलप होती जा रही हैं, नए नए जांच आते जा रहे हैं। ठीक, तो प्रयास ये करना है कि प्राकृतिक तरीके से ही रोगों का निदान करना है। हमें जांच करके, रिसर्च करके रोगों का पता लगाने की जरूरत नहीं है। शरीर के लक्षण के अनुसार 5 तत्वों की में किन तत्वों की कमी आ रही है उसको पकड़ना और उन तत्वों को दूर करना नेचुरल तरीके से, जिसके लिए मैं बार बार नाम लेता हूं कि पीयूष सर के मार्गदर्शन में जो हम लोग को स्वास्थ्य रूपी गीता मिली हुई है, ठीक, जो हमारे आयुर्वेद के सिद्धांत हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य, ये सब उन सिद्धांतों को देखिए और समझिए कि हम रोगों को खोजने में जितनी तल्लीनता दिखाएंगे उससे बेहतर है कि व्यक्ति का रस सही कर दिया जाए। रस सही होगा तो रक्त सही होगा, रक्त सही होगा तो ये जितनी जांचों की मैं बात कर रहा हूं, ये सारी जांचें, रिपोर्ट खोजने की जरूरत नहीं, अपने आप सही हो जाएंगी। प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत ये कहता है कि बिना शरीर में गंदगी के कोई रोग संभव नहीं है। अगर व्यक्ति स्वस्थ पैदा हुआ है, ठीक, तो वह स्वस्थ ही रहेगा, आजीवन वह स्वस्थ रहने के लिए ही पैदा हुआ है। और इन्हीं 5 तत्वों की डेफिशिएंसी से हमारे शरीर में कोई भी रोग होते हैं। पूरे भारत में
जगह जगह पे हम लोगों के क्लिनजिंग थेरेपी के कैंप लगते हैं। उन कैंपों में वो सारी प्राकृतिक नेचुरल विधि आपको सिखाई जाती है कि कैसे बेसिक लक्षणों के आधार पे आप रोगों का पता कर सकें, कैसे क्लिनजिंग थेरेपी के माध्यम से एक एक थेरेपी में अलग अलग रोगों को ठीक करने की क्षमता है, कैपेसिटी है। केवल लीवर क्लिनजिंग से 62 तरह के रोग दूर होते हैं, किडनी क्लिनजिंग से लगभग 22 तरह के रोग दूर होते हैं, पैरासाइट क्लिनजिंग से लगभग 30 से 32 तरह के रोग दूर होते हैं। तो ये पूरी सीरीज पड़ी हुई है हम लोगों के पास प्राकृतिक चिकित्सा में कि किस तरीके से आप रोगियों को बिना कोई डर पैदा किए प्रेम पूर्वक थोड़े से बदलाव ला करके उनके भीतर उनके पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है ना कि आपके बातचीत से रोगी ठीक होना शुरू हो जाता है। अगर आपने सही दिशा में उसे जानकारी दी, सही मार्गदर्शन किया और रिपोर्ट को सही पढ़ करके बताया। क्योंकि आजकल मैंने ज्यादातर रिपोर्ट पढ़ने में ये चीज देखा है कि रिपोर्ट में लिखा जाता है लीवर की जांच की गई और लीवर में ये भी नहीं पाया गया, ये भी नहीं पाया गया, ये भी नहीं पाया गया, और फाइनल आउटपुट में है कि लीवर ठीक दिख रहा है। आप उसके लिए फर्दर कोई इन्वेस्टिगेशन करें। अब समझिए इस बात को, क्या लिखा गया, मतलब सारा लीवर ठीक है लेकिन उसमें लिखा गया ये भी बीमारी नहीं पाई गई, ये भी बीमारी नहीं पाई गई, ये भी बीमारी नहीं पाई गई, और आउटपुट निकाला जाता है कि लीवर ठीक है, लेकिन आप चाहें तो फिर और कोई जांच करा सकते हैं। मतलब आप बीमारियों की खोज करते रहिए। और मैं एकदम स्पष्ट आपसे बोल रहा हूं, कोई भी रिपोर्ट उठा करके देखिए, उसमें यही लिखा जा रहा है। ये तो वही बात हुई ना कि फला व्यक्ति का नाम हमने लिया, उसको आरोपित हमें करना है कि इस व्यक्ति ने चोरी की, है ना, चोरी की, तो हम उसको बोलेंगे, मतलब नाम अब ऐसे लेंगे कि उस व्यक्ति ने ये भी चोरी नहीं किया, उस व्यक्ति ने ये भी चोरी नहीं किया, उस व्यक्ति ने ये भी चोरी नहीं किया। फर्दर जांच की जरूरत अगर है तो आप करा सकते हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है उसने चोरी नहीं की होगी। ये मेडिकल रिपोर्ट में चल रहा है। और जिसको रिपोर्ट देखने नहीं आएगा, थोड़ी सी अंग्रेजी की चूक की आपने, तो आप तो यही पढ़ लेंगे ना कि ये चीजें हैं। इसीलिए रिपोर्ट अगर देखिए तो उसको ध्यान पूर्वक पढ़िए, नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको इग्नोर करिए। क्योंकि आप जो प्राकृतिक चीजें सीख रहे हैं, जो नेचुरल चीजों से आगे बढ़ रहे हैं, वो चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज अभी पर्याप्त समय है, मैं अभी क्वेश्चन आवर का सेशन ऑन करता हूं।